नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड मैथ साइंस। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान। आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में सकुशल होंगे और अच्छा सा लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बार फिर से क्लियरिफिकेशन करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि हम इस समय नूतन पब्लिकेशन की बुक का मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं। लेसन 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से लेसन 3 स्टार्ट होने जा रहा है। लेसन 3 का जो नाम है वो है धातु एवं अधातु। ठीक है, और ये हम इस समय कुमार मित्तल जी के द्वारा लिखी गई किताब को हल कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर अन्य किताबों की ओर रुख भी करेंगे। आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यदि आपके विद्यालय में या आपके स्कूल पे कुमार मित्तल जी की किताब नहीं पढ़ाई जा रही है, इसके अलावा और कोई किताब पढ़ाई जा रही है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कुमार मित्तल जी की किताब को देखेंगे तो इन्होंने एनसीईआरटी की बुक को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप इस बुक को पढ़ करके अपने लिए और भी बेहतर और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं, क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर है 3, नाम है धातु एवं अधातु। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। MCQ मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि मेटल्स क्या होते हैं या धातु वे तत्व हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कह रहा है जिनमें धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे विकल्प में कह रहा है जिसमें ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। और नंबर 3 में जो हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। नंबर 4 में कह रहा है कि जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगर आपने मेटल्स की डिफिनीशन को बहुत अच्छी तरीके से करीब से पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम इनके एक एक विकल्प पर अपनी नजर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, डी नंबर को हमने पहले लिया हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। और यहां पर कह रहा है जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, दैट मीन्स विकल्प डी जो है वो गलत है। विकल्प सी पे देखते हैं, जो हथौड़े से टूटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोहा हमारा एक धातु है। क्या आपको ऐसा लगता है कि लोहे को हथौड़े से पीटने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा? नहीं, जब उसमें हम कुछ निहाई छेनी का प्रयोग करेंगे तभी वो टूटेगा, अदरवाइज केवल हथौड़े से पीटने पर वो टूटेगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वो कुछ फैल जाएगा। तो दैट मीन्स कि हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। विकल्प सी भी इसे फेवर नहीं करता है, ये गलत विकल्प है। विकल्प बी कह रहे हैं जिनमें ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऋण आयन कब बनता है? आपको पता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें ऋण आवेश आ जाता है। और आप ये जानते हैं कि ये किसकी प्रवृत्ति होती है? ये प्रवृत्ति होती है नॉन मेटल्स की, अधातु की। तो इसका मतलब ये है कि विकल्प बी भी पूरी तरीके से गलत है। अब विकल्प ए की तरफ रुख करते हैं। विकल्प ए में लिखा हुआ है जिनमें धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो भाई ये विकल्प पूरी तरीके से सही है, क्योंकि जब आप धातुओं की परिभाषा को पढ़ते हैं तो वहां पर आपसे बताया जाता है कि धातु वे तत्व होते हैं जिनमें धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1 और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2। और जो हमारा लॉजिक होता है वो ये बोलता है कि जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2,8,8,2। अब सोडियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्थायित्व पाने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन
और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, मैग्नीशियम 2 को और सोडियम 1 को, तो मैग्नीशियम पर 2 धन आवेश आ जाएगा और सोडियम पर 1 धन आवेश आ जाएगा। इसीलिए सोडियम और मैग्नीशियम को धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि मेटल्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव आयन या धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी होगी? वो पारा होगी, लोहा होगी, ब्रोमीन होगी या फिर जल होगी। तो देखिए भाई, आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि पारा को ही हम मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले हम डी नंबर को ले लेते हैं, जल। आपको पता है नंबर 1 तो ये है कि जल इसका सही जवाब नहीं है। कारण क्या है? जल धातु नहीं होती है, जल एक यौगिक है जिनमें 2 तत्व उपस्थित हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का फार्मूला होता है H2O, तो जल हो नहीं सकता। अब हम ब्रोमीन की बात करेंगे, सी विकल्प की, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन अधातु होती है। क्यों अधातु होती है? क्योंकि ब्रोमीन में ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो यहां पर इसका सही जवाब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कौन सी धातु, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोहा। तो आपको पता है कि लोहा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था पे नहीं होती है, ये हमारे प्रकृति में हमारे चारों ओर है, और हम ये देखते हैं कि सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में ही रहती है। अब नंबर आता है पारा। तो पारे का फार्मूला होता है Hg। फार्मूला ना बोल करके प्रतीक बोलेंगे। पारे का प्रतीक होता है Hg, इसे मरकरी भी कहते हैं, और पारा ही सामान्य ताप पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प है ए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं या उदासीन होते हैं, ठीक है। अब अगर आपने धातुओं के कैरेक्टरिस्टिक गुणों को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। आपको पता है कि ऑक्साइड कब बनता है? जब कोई धातु वायु के संपर्क में दहन कराई जाती है तब ऑक्साइड बनता है, या जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तब धातु का ऑक्साइड बनता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं मुख्यतः वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ धातुएं हैं जैसे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है, जिंक का जो ऑक्साइड है, ठीक है, ये धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और आपको पता है कि जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करेंगे वो कौन से ऑक्साइड कहलाएंगे? वो कहलाएंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ऐसी ही कुछ और धातुओं के ऑक्साइड भी हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके अलावा मुख्यतः अगर इस प्रश्न का सही जवाब देखा जाएगा तो यही होगा कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कारण क्या होता है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ये जब जल के संपर्क में आते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये क्षार बनाते हैं। अब कुछ धातुएं आपको बताते हैं जिनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे आप मैग्नीशियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, इसके अलावा आप कैल्शियम ले लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल अवेलेबल है में कैल्शियम के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया कराई जा रही है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में हाइड्रो ऑक्साइड आयन पाया जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 सही तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से उपधातु कौन सी है? सोडियम, कॉपर, मरकरी या एंटीमनी। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए आपको उपधातु की परिभाषा का आना जरूरी है। तो आपको पता है उपधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण उपस्थित रहते हैं क्या कहलाती हैं? उपधातुएं कहलाती हैं।
फिर से याद रखेंगे कि वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के ही गुण उपस्थित रहते हैं उपधातुएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर विकल्प में हम लोग थिंक करेंगे कि कौन सी उपधातु होगी। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सोडियम को। तो आपको पता है अभी हम लास्ट सवाल में करके आए हैं कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए सोडियम धातु की श्रेणी में रखा जाता है। और एक नंबर का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आप नोट डाउन कर लीजिए कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम सदैव मिट्टी के तेल पे रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी धातु मिट्टी के तेल पे रखी जाती है, तो सही जवाब रहेगा सोडियम। अब यहां पर हम दूसरा देखते हैं कॉपर। आपको भी पता है कि कॉपर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, अब अगर कॉपर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है तो हम कॉपर को भी धातुओं की श्रेणी में रखेंगे। और इसके अलावा आप ये बात कैसे जान सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से ही जान सकते हैं। अब यहां पर एक घरेलू तौर पे भी देख सकते हैं कि जो हमारे घर में बिजली की तार होते हैं इनमें कॉपर धातु का इस्तेमाल होता है। तो यहां से भी क्लियर होता है, क्योंकि जो उपधातु हैं और जो अधातु हैं, वो अधातु तो विद्युत के बिल्कुल भी चालक नहीं होते हैं, और उपधातु जो है वो कुछ विभिन्न और विशेष परिस्थितियों में विद्युत के चालक रहते हैं। अब मरकरी का नंबर आया, तो अभी आपको ऊपर ही बताया गया है कि मरकरी, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्य अवस्था में द्रव रूप में रहती है। अब इसके बाद नंबर आया एंटीमनी। तो भाई हाँ, एंटीमनी उपधातु है। अभी आपको बताया गया था कि एंटीमनी ऐसी धातु है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। एंटीमनी के अलावा कुछ अगर और भी चीजें देखें तो आर्सेनिक, बिस्मथ, ये भी उपधातुओं की श्रेणी में आते हैं। और ये ध्यान रखिएगा आप कि उपधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ये उभयधर्मी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2017 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल क्या है, विषमांगी मिश्रण है, यौगिक है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो अगर आपने पीतल को समझा होगा या पीतल के बारे में जाना होगा तो आपको पता होगा कि पीतल जो होती है ये 80% कॉपर और 20% जिंक की सहायता से मिलकर के बनाई जाती है। फिर से इसके संगठन को ध्यान रखिएगा, कॉपर 80% रहेगा और जिंक 20% रहेगी। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि जो पीतल है जिसको हम ब्रास बोलते हैं, इनमें 2 धातुएं आ रही हैं। और हमारी एक परिभाषा होती है कि जब 2 धातुएं आपस में एक निश्चित अनुपात में मिला दी जाती हैं तो बनने वाला समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। एक बार मिश्र धातु की परिभाषा फिर से हम दोहरा रहे हैं कि जब 2 धातुएं आपस में निश्चित अनुपात में मिला दी जाती हैं तो बनने वाला समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि हमेशा ऐसा ही नहीं रहता कि 2 धातुएं मिलाई जाएं। कभी कभी मिश्र धातु में एक धातु होती है और एक अधातु होती है। तो जो पीतल होता है ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, दोनों ही धातुएं हैं। कॉपर 80% है और जिंक 20% है। और पीतल का जो उपयोग होता है ये बर्तन और तार बनाने में, साथ में मशीनें बनाने में, और कारतूस जो हम बंदूक में इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर मिला, डी नंबर, कि पीतल एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि मिश्र धातु कांसा में क्या क्या उपस्थित होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। ये क्वेश्चन 2012 बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो जानते हैं कि जो मिश्र धातु कांसा होती है ये कॉपर और टिन से मिलकर के बनती है। कॉपर होता है 88% और टिन होता है 12%। फिर से एक बार आप सुनेंगे, कांसा जो है ये एक मिश्र धातु होती है जो 88% कॉपर और 12% टिन से मिलकर के बनती है, और इसका इस्तेमाल बर्तन और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम फिर से वापस प्रश्न में चलेंगे। अब देखिए जो विकल्प दिए गए हैं, तो चौथा विकल्प देखते हैं। चौथे विकल्प में है Zn और Sn। Zn फार्मूला होता है जिंक का और Sn फार्मूला होता है टिन का, तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। दूसरा देखते हैं तो Cu और Zn, Cu फार्मूला है कॉपर का
और Zn फार्मूला है जिंक का, तो ये भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कांसे में कॉपर और टिन पाया जाता है। अब सी नंबर देखते हैं, Al विकल्प है एल्युमिनियम का और Zn विकल्प है जिंक का, यह प्रतीक है जिंक का, तो यह भी आपका एक सही जवाब नहीं है। अब 6 के ए नंबर पे आते हैं, Cu और Sn। Cu प्रदर्शित कर रहा है कॉपर को और Sn प्रदर्शित कर रहा है टिन को, तो यही सही विकल्प है। 88% कॉपर और 12% जिंक। ये भी आपको संगठन याद रखने की जरूरत है, एक नंबर में कभी यह आपकी मदद कर सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए या विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे बताए गए जवाब बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। कहीं कहीं वीडियो में आवाज कट रही है, हमारी टीम लॉकडाउन खुलते ही नए माइक का इंतजाम करेगी ताकि इस असुविधा को दूर किया जा सके। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहें, एंजॉय करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जल्द फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।